होती तो रामायण ना बनती। क्या कहा? मंथरा ना होती तो रामायण ना बन पाती, और शकुनी ना होता तो महाभारत नहीं हो पाता। पर ये तो रहेंगे ही रहेंगे। हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि पौधे पर फूल फूल ही लगे, कांटे ना आए? कांटे लगाने के लिए किसी ने भावना की है क्या? कांटे तो आएंगे ही आएंगे। और बल्कि देखने में तो ये भी आता है कि फूल कम लगते हैं और कांटे ज्यादा आते हैं। फूल कम लगते हैं और कांटे ज्यादा आते हैं। धरती माता ने तो अपने बेटे को, पौधे को समान रूप से रस दिया। धरती माता ने रस देने में कोई भेदभाव नहीं किया। धरती माता ने पानी देने में कोई भेदभाव नहीं किया। पौधे को समान रूप से पानी मिला, लेकिन वह पानी रस बनकर के आगे जब बढ़ा तो वह रस कहीं कांटा बन रहा है, कहीं फूल बन रहा है। अंतर किसने कर दिया? किसने अंतर कर दिया? और बल्कि ये और ज्यादा देखने में आता है कि जिसको हम ज्यादा चाहते हैं वो कम रुक पाता है, और जिसको हम चाहते नहीं हैं वो ज्यादा समय तक टिका रहता है। कांटे पौधे में डालियों पर पहले आते हैं। कांटे कब आते हैं? कांटे पहले आते हैं और बाद में जाते हैं। कांटे पहले आते हैं और बाद में जाते हैं। फूल बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। कितनी बड़ी बात, सोचने की बात है। कांटे पहले आते हैं और बाद तक बने रहते हैं। फूल बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। क्या जिंदगी है! जिसने सबके साथ अच्छा किया वो पहले चला गया, और जिसने सबके साथ बुरा किया वो आज भी धरती पर टिका हुआ है। इसीलिए कहा गया कि एक फूल बन रहा है, एक कांटा बन रहा है, इसमें उसका अपना उपादान ही है। कौरव और पांडव कोई अलग अलग नहीं, एक ही कुटुंब तो है। एक ही कुटुंब के ही तो सभी सदस्य हैं, पर उन सदस्यों की विचारधारा देखें, बहुत अलग अलग है। दुर्योधन दुशासन के विचार अलग जा रहे हैं। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव के विचार अलग दिख रहे हैं। एक ही तो कुल है, एक ही तो कुटुंब है, एक ही तो थाली में भोजन किया, एक ही तो महल में, एक ही तो घर में सबका खान पान सब शुरू हुआ। लेकिन आगे बढ़कर के दोनों के नजरिए अलग अलग हो गए। और जब नजरिए बदले तो नजरिए बदलने पर, अपने लक्ष्य उद्देश्य बदलने पर शकुनी जैसे मामा तो फिर आग को भड़काने का काम करते ही करते हैं। ऐसी सद्विचार वाली शांत परिणामी कैकेयी जैसी आदर्श नारी को मंथरा ने भड़का भड़का करके और कैकेयी के नाम को
कैकेयी के जीवन को कैसा बना दिया। मंथरा ने कैकेयी को भड़का करके रामायण का अलग स्वरूप बना दिया और महल में आकर के बैठ गया है शकुनी मामा। गांधारी ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली है और धृतराष्ट्र तो आंखों से देख ही नहीं पा रहे। अब कौन देखे और कौन समझे। फिर बाहर के नेत्र बंद हो जाए तो बंद हो जाए, पर मोह के कारण अंदर का विवेक भी बंद हो जाए तो फिर शकुनी को तो अपने स्वतंत्रता के पासे चलने में और स्वतंत्रता मिल जाती। फिर दुर्योधन जैसा अहंकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं। बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन बिंदु इतना ग्रहण कर रहा हूं कि भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। चीरहरण का संदर्भ उचित नहीं। कुछ भी हुआ हो, सही हुआ गलत हुआ वो बात की बात है। राजधर्म में क्षत्रियों के कार्यों में उस समय जो जैसा चलता रहा होगा या जो जैसा किया वो विषय अलग है। किसे जुआ में लगा सकते, किसे नहीं लगा सकते, ये सब चीजें अलग हैं। लेकिन हार भी गए मान लो तो हारी हुई वस्तु को दरबार में ला करके और नारी जैसी पर्याय को इस रूप में बहुत अनहोनी घटना है। भाग्य था, उपादान था कि वो साड़ी इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि खींचने वाला दुशासन पसीना पसीना हो गया, थक करके गिर गया, तो भी साड़ी कम नहीं हुई। इसी को अतिशय और पुण्य का प्रभाव कहते हैं। लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ और मर्यादा से बाहर का काम हुआ तो महाभारत तैयार हो गया। हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। भारत की मर्यादा शिक्षा से जुड़ी हुई है। शिक्षा संस्कारों के बिना अधूरी होती है। शिक्षा को केवल बौद्धिक आयाम नहीं माना जाता है, बल्कि शिक्षा संस्कारों से जुड़ करके जीवन को तैयार करती है। ऐसी शिक्षा जो मर्यादाओं से जुड़ी हुई हो, ऐसी शिक्षा जो एक दूसरे के लिए सहयोग करने को तत्पर हो, ऐसी शिक्षा जो दूसरों के सुख दुख में साथ निभाना जानती हो, ऐसी शिक्षा जो अपना पेट भरने के पहले दूसरे के पेट भरने की चिंता करती हो, ऐसी शिक्षा जो माता पिता का आदर करती हो, ऐसी शिक्षा जो बड़ों को सम्मान देती हो, ऐसी शिक्षा जो आत्मनिर्भर बनाती हो, ऐसी शिक्षा जो परिश्रमी बनाती हो, पुरुषार्थी बनाती हो, दूसरों पर दया करना जानती हो, प्राणियों के प्रति करुणा, मैत्री, स्नेह और वात्सल्य से जुड़ी हुई हो, ऐसी शिक्षा। और भारतीय नारी जब तक साड़ी से जुड़ी हुई है तो नारी की मर्यादा है, और नारी यदि साड़ी से बाहर जाती है तो नारी की मर्यादा स्वयं नारी तोड़ देती है।
हालांकि परिधान पर इतना कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि परिधान समय की मांग होता है और पहनने वाला समय के अनुसार चुनने के लिए और पहनने के लिए स्वतंत्र माना जाता है। इस पर कोई टिप्पणियां तो नहीं हो सकती हैं। देश देश के रीति रिवाजों में अलग अलग पहनाव होते हैं, वो उनकी स्वतंत्रता है। पहनाव कुछ भी हो, लेकिन जिस उद्देश्य से आप पहन रहे हो, जिस उद्देश्य के लिए पहनावा सुनिश्चित हो, उस पहनावा में वह उद्देश्य पूरा होता दिखना चाहिए। उस उद्देश्य में वह पूरा दिखना चाहिए, उस पहनावा में उद्देश्य पूरा दिखना चाहिए। अन्यथा कई बार तो ये देखा जाता है कि लोग कपड़े पहने हुए घूमते फिरते हैं, पर कपड़ा पहनना नहीं पहनना बराबर होता है और कपड़े पहनने के नाम पर शरीर का प्रदर्शन होता रहता है। और यहाँ बिना कपड़ा पहने दिगंबर मुनि महाराज घूमते हैं, विहार करते हैं, आते हैं जाते हैं, कपड़ा भी नहीं पहने हैं, फिर भी अपने आचार विचार से, फिर भी अपने परिणामों की पवित्रता से, फिर भी अपने आवागमन से इतने प्रामाणिक और प्रतिष्ठित रहते हैं कि उनको देख करके भी कई बार देख देख करके लोग कपड़ों का अंतर ही भूल जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि ये कुछ हट करके हैं, क्योंकि कपड़ा मर्यादा नहीं है। असली मर्यादा तो हमारे आचार विचारों की है। और यदि आचार विचारों की मर्यादा है और मर्यादा तुम्हारे साथ जुड़ी है, तो उस मर्यादा के अनुसार आप अपना पहनाव भी सुनिश्चित करोगे। एक सती नारी जो सतीत्व का पालन करती है, परिवार के प्रति मर्यादित होती है, वो अपने आप को कहे कि मैं बहुत सती हूँ और पहनावा उसका ऐसा दिखे सड़क पर, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आचार विचार की प्रामाणिकता उसके पहनाव से भी होती है। तो परिधान भी आचार विचार के लिए प्रामाणिक बनता है। अखबारों में ऐसे लेख आते हैं कि कपड़े पहनने के बाद भी आदमी अपनी नग्नता प्रदर्शित करता है, और अखबारों में ऐसे लेख भी आते हैं कि बिना कपड़े पहनने वाले मुनिराज भी अपने आचार विचार से इतनी प्रामाणिकता पवित्रता रखते हैं कि कपड़ों का अंतर ही समझ में नहीं आता। कपड़े पहनने वालों से भी सुंदरता साज सज्जा के बिना भी उनकी प्रकृति से शरीर में दिखती है। मुख्य मर्यादा तो अपने विचारों की होती है, और उस विचारों की मर्यादा को हमें भूमिका के अनुसार परिधान से बांध करके रखना पड़ती है। मैं उदाहरण दे रहा हूं भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल का, जो राष्ट्रपतियों में पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की। महाराष्ट्र में हम लोग रहे, उनके गृह निवास अमरावती में हम लोगों का काफ़ी प्रवास हुआ। उनका परिवार अच्छे से परिचित था, शेखावत परिवार। उनके स्वयं मिस्टर श्रीमान जी हम लोगों के पास आते थे, उनका बच्चा भी हम लोग उनके पास आता था। अमरावती से परिचित थे। महाराष्ट्र में हम लोगों का प्रवास बहुत रहा है, तो प्रतिभाताई पाटिल से भी बातचीत अपने बच्चों के द्वारा होती थी। आचार्य श्री के प्रति बहुत श्रद्धा और विनम्रता उनके मन में थी। हम लोगों ने प्रेरित भी उनको किया था। आचार्य श्री के मूकमाटी संस्करण का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ संभवतः उसका किसी एक संस्करण का विमोचन कार्यक्रम भी
उन्होंने संपन्न किया था। तो ऐसा करके राष्ट्रपति भवन में हुआ था। तो ये सभी बातें उनके स्वभाव में थी, श्रद्धालु थी। उनकी विशेषता मैं आपको बतला रहा हूँ कि जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहीं तो उनके बचपन के जो संस्कार थे या उनके जो अपने घरेलू संस्कार थे वो उन्होंने कभी छोड़े नहीं। बड़ी बड़ी विदेश यात्राएं भी करी, विदेशियों का आना जाना भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जब भी उनकी फोटो अखबार में आती थी या उनका कोई भी कार्यक्रम कहीं आयोजित होता था तो उसमें हमेशा वह साड़ी पहन करके ही गई हैं। बिना साड़ी के उन्होंने कभी राष्ट्रपति के पद से देश विदेश में कहीं कोई कार्यक्रम नहीं किया। और दूसरी विशेषता उनकी ये थी कि साड़ी पहनने के साथ सिर पर भी वो पहनती थी, सिर को ढकती थी। और तीसरी विशेषता उनकी आप लोगों ने भी देखी होगी, वो जो भी पहनती थी हाथ में यहाँ तक, आगे तक, पंजों तक आने वाला वस्त्र उनके पहनने में आता था। मतलब किसी ने उनको कहा नहीं, उनका अपना विचार, पर अपने विचार से भी उन्होंने कोई कार्य किया तो वह पहनाव भी सांस्कृतिक रूप में एक आदर्श बनता है, आदर्श बनता है। परिधान व्यक्ति की प्रामाणिकता को दर्शाता है। तो भारत की मर्यादा शिक्षा है, साड़ी है और खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी को गौण नहीं किया जा सकता। खेती करने के तरीके अलग अलग होते जा रहे हैं, खेती करने के तरीके बदलते जा रहे हैं, वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। किसान भी लोभ की प्रकृति में आकर के ज़्यादा पैदावार करना चाहता है, 2 की जगह 3-3 फसलें लेना चाहता है। और इस सब को करने के लिए वह अतिरिक्त खाद, अतिरिक्त सामग्रियाँ, अतिरिक्त दवाइयाँ, रसायनों का प्रयोग करता है जो कई बार हानिकारक साबित होता है और भारतीय किसानी के तंत्र को भी छिन्न भिन्न करता है। हालांकि लोगों का कहना यह है कि समय के अनुसार करना पड़ता है, समय के अनुसार चलना पड़ता है,